हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे रियल एंड नॉमिनल इनकम के आखिरी कंसेप्ट के ऊपर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही समय व्हाट्सएप करके यानी कि 9667836336 इस पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा रियल एंड नॉमिनल इनकम है उसके ऊपर ही हमारी आज की आखिरी वीडियो है, जहां पे हम समझेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी क्या होता है। यानी कि जीडीपी जो है वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ को तो दिखाता है, हम सब जानते हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म हो रही है नहीं हो रही है ये सब शो करता है, नेशनल इनकम निकालने में हेल्प करता है। लेकिन जीडीपी कुछ खास लिमिटेशंस हैं, वो स्टडी करना काफी जरूरी है कि जहां पे जीडीपी जो है वो काम नहीं कर पाती, अच्छे तरीके से फेल हो जाती है। वो सब हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। 10 पॉइंट ऐसे 10 पॉइंट डिस्कस करते हैं, हमारी वीडियो क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी और चैप्टर भी साथ साथ फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी में। पहला हमारे पास क्या आता है, अंडरग्राउंड इकोनॉमी। अब ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी क्या है, ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। अंडरग्राउंड इकोनॉमी को हम ब्लैक मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां पे सारी इनलीगल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो जीडीपी के अंदर नहीं आएंगी, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड इकोनॉमी बोल के चलते हैं। इसी को हम ब्लैक मार्केट ही बोलते हैं। जैसे कि अब मान लो ड्रग्स से रिलेटेड कोई मामले हैं कि भाई ड्रग्स की ट्रांजेक्शन हो रही है कैश में, ठीक है, तो वो सारी चीजें। या फिर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन है। अब प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है हमारे पास, जैसे कि सेक्स वर्कर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो गवर्नमेंट तो उन्हें अलाउ करती नहीं है, बट वो फिर भी इनलीगली इन सारी चीजों को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वो सब किसके अंदर आता है, यहाँ पे अंडरग्राउंड इकोनॉमी के अंदर, जिसका जीडीपी जो है कंट्रोल नहीं कर पाते, जीडीपी में कोई भी रोल नहीं होता। या फिर कई बार क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे मैंने बहुत बार सुना होगा कि जनरली कुछ जो है ना, कुछ जगह आपकी ऑनलाइन पेमेंट अलाउड ही नहीं होती, वो हमेशा डीलिंग कैश में करना पसंद करते हैं। कैश में डीलिंग करने से पता है क्या होता है, जो इनकम टैक्स है ना उससे बच सकता है पर्सन। क्योंकि जब वो कैश में ट्रांजेक्शन करेगा तो कैश में उसका घर ले जाए, उसे बचा के सेव करके रख दे, ठीक है, तो वो कभी भी जो है गवर्नमेंट के उसमें नहीं आएगा, डाटा में नहीं आएगा। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन अकाउंट से होती है तो गवर्नमेंट को सब पता होता है कि किस अकाउंट से कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, कहां पे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कहां पे कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, सबका रिकॉर्ड होता है। तो इसलिए जो है ना ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आती हैं, अंडरग्राउंड इकोनॉमी के अंदर आती हैं या फिर ब्लैक मार्केटिंग के अंदर आती हैं। तो देखो यहाँ पे, तो इट रेफर्स टू कैश एंड बार्टर ट्रांजेक्शन। तो जहां पे कैश और बार्टर ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, जब गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते हैं उसको बोलते हैं बार्टर ट्रांजेक्शंस या फिर बार्टर सिस्टम, दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन जीडीपी, जो कभी जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होता है, एंड आर यूज्ड टू सपोर्ट द ट्रेड ऑफ इनलीगल गुड्स, जिसके जरिए लोग जो है वो इनलीगल गुड्स को ट्रेड करते हैं, एंड सर्विसेज, ड्रग्स, वेपन्स, प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि देखा होगा आपने जनरली जो मर्डर वगैरह ट्रांजेक्शंस होती हैं, जैसे कि आप कोई फिरौती मांग रहा है आप लोगों से, ठीक है, मर्डर वगैरह, या फिर जितने भी हमारे या फिर मैं बोलूं करप्शन भी, वो सब किस होता है, कैश में होता है। क्योंकि बैंक में गया तो रिकॉर्ड मिल जाएगा, कैश में गया कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें जो पकड़ी नहीं जाती हैं और वो जीडीपी के अंदर भी नहीं आ पाती हैं। तो ये चीजें हैं। तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड इकोनॉमी, जो पहली लिमिटेशन है किसकी, जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। दूसरा हमारे पास क्या आता है, एनवायरमेंटल अब्यूजेस। अब ये एनवायरमेंटल अब्यूजेस का मतलब क्या है, अब्यूज होने का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ गलत होना। अब एनवायरमेंटल में गलत क्या हो सकता है, कई कंट्रीज जो है वो अपने आप को डेवलप करने के लिए बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, जो कोई बुरी बात नहीं, यहाँ भी करो, बिजनेस एक्सपेंड करो, लेकिन बिजनेस एक्सपेंशन के साथ साथ कुछ बुरी चीजें आती हैं जो इन्वायरमेंटल को झेलनी पड़ती है, जैसे कि पॉल्यूशन, ठीक है। अब पॉल्यूशन चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो, जब ये सारी चीजें डेवलप होंगी तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल अब्यूज बोलते हैं। तो जो डेवलप्ड नेशन है, जो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है, वहां तो इन चीजों का कंट्रोल से रखा जाता है, और जो भी कंपनी या फिर जो भी फर्म, जो भी इंडस्ट्री ऐसा करती पाई जाती है तो उनपे ज्यादा फाइन लगाया जाता है। वहां पे अच्छे सोर्सेज हैं इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है ना, वहां पे पता दिक्कत क्या होती है, जो अभी डेवलप करने की कोशिश कर रही है खुद को, वो क्या सोचती है, छोड़ो ना, थोड़ा सा इन्वायरमेंट खराब होगा, हो जाने दो, एक्सप्लॉइट होगा, हो जाने दो, ठीक है। लेकिन जो है, जो काम है वो तरीके से होना चाहिए, मतलब डेवलप होनी चाहिए। तो जीडीपी ग्रोथ के चक्कर में वो लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। और डेवलपमेंट भी क्या फायदा से डेवलपमेंट को, जो सस्टेन ही ना कर पाए हम, क्योंकि इन्वायरमेंट ही खराब हो जाएगा। आजकल हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कई बार मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने निकलता हूं, हम क्या देखते हैं कि जहां जहां भी पहले एग्रीकल्चरल लैंड थी, जंगलें थी, उन्हें काट के इसमें चेंज कर रहे हैं हम लोग, डिफोरेस्टेशन चल रही है, उन एग्रीकल्चर लैंड को हटा के उसे इंडस्ट्रीज में चेंज कर रहे हैं, या फिर इंडस्ट्री में चेंज कर रहे हैं, या फिर रेसिडेंशियल प्लेसेस में चेंज कर रहे हैं। चलो ठीक है, मान लिया लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, भाई अपार्टमेंट भी तो बनाए जा सकते हैं, अपार्टमेंट भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब इससे हो गया भाई, एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो जाएगी तो भाई क्या खाओगे, खाने को कुछ बचेगा ही नहीं। और जब जिंदा रहने के लिए तुम्हारे पास सोर्सेज नहीं होंगे, खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं होगा, फिर क्या फायदा, ठीक है, फिर तो सब कुछ जो है सब बर्बाद हो जाएगा।
बचेगा ही नहीं कोई ऑर्गेनिज्म। तो ये चीज है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो प्रोड्यूसर्स कैन इंक्रीज देयर आउटपुट बाय पॉल्यूटिंग और डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे एक प्रोड्यूसर जो है वो आउटपुट जनरेट करता है पॉल्यूट करके एनवायरनमेंट को और डैमेज करके एनवायरनमेंट को। इन डेवलप्ड कंट्रीज प्रोडक्शन इज बेटर रेगुलेटेड। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे तो प्रोडक्शन जो है वो इजीली रेगुलेट किया जाता है। एंड कंपनीज दैट वायलेट एनवायरमेंटल लॉज कैन फेस सेवियर फाइन्स। जहां पे बहुत सारे सीवियर फाइन्स लगाए जाते हैं कि अगर कोई एनवायरमेंटल लॉज को फॉलो नहीं करता है तो। जैसे बहुत सारे ग्रीन हाउस एमिशंस निकलते हैं फैक्ट्रीज के जरिए, जिनके जरिए हमारा एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, नॉइज तो पोल्यूशन तो होता ही है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, बिना वाटर को ट्रीट किए नदियों में बहा देते हैं तो वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो जीडीपी को बढ़ाने के चक्कर में होता है, जो कि एक और क्या है, लिमिटेशन है जीडीपी की। तो जीडीपी यहाँ पे कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाती। जैसे आपने सुना होगा ना, अभी बीच में एक शाहरुख खान की मूवी थी जवान मूवी, जहां पे वो क्या एग्जांपल देता है कि भाई इंडिया में आओ, इंडिया में जो मर्जी बिजनेस सेटअप करो, जितना मर्जी एनवायरमेंट को पॉल्यूट करो, जितना मर्जी रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही सेम बात है कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बड़े लेवल पे लगा ही नहीं पा रही जिसके जरिए एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन रोका जा सके, है ना। अब आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, इंक्रीजेस इन प्रोडक्ट क्वालिटी। अब प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो इंक्रीज होती है। अब प्रोडक्ट क्वालिटी कब इंक्रीज होती है, जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो। और जब टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो नए नए प्रोडक्ट क्या होंगे मार्केट के अंदर, वो चीप से चीप रेट में क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। क्योंकि चीप रेट में प्रोडक्ट अवेलेबल होने का दो ही रीजन होते हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लेवल पे है, जिनके जरिए जैसे आपने देखा होगा कि फोन्स में आज देखो डिफरेंट फीचर्स जो है वो बिल्कुल चीप प्राइसेस पे मिल जाते हैं, इजी प्राइसेस पे सबको मिल जाते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि, और ये चीज है ना कभी भी जीडीपी के अंदर नहीं आ पाती। जीडीपी के अंदर क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि जीडीपी जो है वो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को चेक ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें कोई क्वांटिटी नहीं है। और जीडीपी हम दो चीजों को बेस पे निकालते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कितनी क्वांटिटी में, तो कुछ नहीं, हम सोल्व भी नहीं कर सकते इस चीज को, इसलिए जीडीपी जो है यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दे पाता। हाँ, इसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को जरूर मिलता है। कंज्यूमर्स को जो है वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से एक तो प्रोड्यूसर को कॉस्ट इफेक्टिव मेथड मिल जाता है, खर्चा कम आता है, तो वो कम प्राइस में चीजों को सेल करता है, जिसका बेनिफिट कंज्यूमर को मिलता है। उसको बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटीज, बढ़िया से बढ़िया फीचर्स कम से कम प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे वो कैमरे को लेके हो, फोन के लेके हो, या फिर बाकी टेक्नोलॉजीज को लेके हो। तो यहाँ पे क्या आया, एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस प्रोड्यूसर्स आर एबल टू ऑफर इंक्रीजिंगली बेटर प्रोडक्ट्स। तो कंज्यूमर जो यहाँ पे बेटर प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर कर पाता है फॉर रिड्यूस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है क्या आती है, कम आती है। और जब खर्चा कम आएगा तो वो कम प्राइस पे अपने गुड्स को या फिर अपनी सर्विसेज को सेल कर सकता है। कंज्यूमर एक्सपीरियंस हायर यूटिलिटी। अब कंज्यूमर का हमें क्या मिल रहा है, हायर यूटिलिटी देन बिफोर विदाउट बीइंग फेस्ड इन्फ्लेटेड प्राइसेस, ठीक है। जो उसे किसमें मिला था, इन्फ्लेटेड प्राइसेस के, मतलब बिना महंगाई के बढ़े वो अच्छे रिसोर्स को एंजॉय कर पा रहा है। सच एडवांसमेंट आर नॉट काउंटेड इन जीडीपी। ऐसा एडवांसमेंट जो है वो जीडीपी में काउंट नहीं होता है। तो ये भी हमारा क्या बन गया, जीडीपी का एक और लिमिटेशन। अब यहाँ पे क्या आता है हमारा फोर्थ पॉइंट में, नॉन मार्केट प्रोडक्शन। अबे नॉन मार्केट प्रोडक्शन बोल लो, नॉन मार्केट गुड्स बोल लो, ऐसे बहुत से गुड्स, ऐसे बहुत सी सर्विसेज है जो हम लोग सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं, ठीक है, जिसका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं होता और वो भी जीडीपी के अंदर नहीं आ पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जो हमारी जो मदर्स होती हैं घर में, हमारी जो माँ होती हैं, वो सारी चीजों को हमें इजीली जो है अवेलेबल करवाई देती है ना। जैसे कि खाना वगैरह टाइम पे बन जाता है, कपड़े वगैरह टाइम पे धुल जाते हैं, पूरे घर को मैनेज करना अच्छे तरीके से, वो सारा काम उनका होता है, ठीक है। क्या उसके अंदर कोई सैलरी मिलती है? नहीं। अगर वही काम कोई मेड करती है तो सैलरी नहीं देते हम देते। तो ऐसे केस में ना, जो हमारे पास सर्विसेज फ्री में अवेलेबल होती हैं, चाहे घर में कोई मान लो कोई गार्डनिंग करने लग गया, ठीक है, या फिर जो हम हेल्प कर दे दूसरे की, तो वो कभी भी जीडीपी का पार्ट नहीं बन पाता। उसे बोलते हैं नॉन मार्केट प्रोडक्शन, यानी कि नॉन मार्केट गुड्स। ऐसे गुड्स और ऐसे सर्विसेज जो कभी मार्केट में गए ही नहीं सेल होने के पर्पज से, उसको हम सेल्फ कंजप्शन के लिए क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो वो यहाँ पे जीडीपी के अंदर नहीं आ पाता है। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ गुड्स प्रोड्यूस तो करते हैं, कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस तो करते हैं, पर वो सिर्फ हम सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस कर लेते हैं। और जब हम जो सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस कर भी लेंगे तो फिर एक सिंपल सी बात है, वो कभी भी जीडीपी का पार्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो खासकर इसमें एग्जांपल क्या हो गया, वो गुड्स जो फ्री में अवेलेबल हैं, वो सर्विसेज जो फ्री में अवेलेबल हैं, ठीक है, हमारे घर में, ठीक है। अगर हाँ वही काम वो लोग बाहर करते हो, उन्हें जरूर क्या होता, प्रोफेशनली पैसा मिलता। सपोज करो घर में कोई गार्डनिंग कर रहा है, वैसे मैं इस टॉपिक पर बात कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी, तो वो चीज हो गई। ये चीज कभी जीडीपी का पार्ट नहीं बनता, इसलिए ये भी क्या बन गया, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। क्योंकि हम चाहेंगे तो उसकी इनकम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वही काम हमें बाहर से कहीं से करवाना पड़ता है, उसके हमें पैसे देने पड़ते। फॉर एग्जांपल मान लो अब घर में मम्मी है, कपड़े धो देती हैं, अगर आप बाहर लॉन्ड्री वाले से धुलाओगे तो पैसे लेगा, ठीक है। अब भाई आप मतलब वो आयरन वगैरह करवाते हो, वही बाहर से करोगे उसके पैसे लेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं जो हमें फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं, वो जीडीपी का पार्ट नहीं बन पाती। फिर क्या आता है, डिफरेंसेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कई बार हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस भी देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दो कंट्रीज हैं जिनका जीडीपी बिल्कुल सेम है,
पर हो सकता है कि उन कंट्रीज के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो काफी क्या हो, डिफरेंट हो। अब इंडिया में देखो कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, कि भाई 90% जो इनकम है, 90% रिसोर्सेज है वो 10% लोगों के पास है, और जो बाकी 10% रिसोर्सेज है उस पर 90% लोग जिंदा है। तो समझ सकते हो किस लेवल का यहाँ पे क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे 6th पॉइंट में, डिफरेंसेस इन आवर्स वर्क, कि हमें देखने को भी मिलता है कि अलग अलग कंट्रीज में जो लोग काम करते हैं उनके टाइमिंग पीरियड में काम करने के बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप इंडिया में देखो, इंडिया में जो लोग हैं वो काम कर करके बहुत से लोग प्राइवेट सेक्टर में एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मतलब 12-12 घंटे का काम, 15-15 घंटे का काम। बहुत से लोग क्या चले जाते हैं कि यार एवरेजली 15 घंटे काम करना चाहिए, 2 घंटे। भाई प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। एवरेजली हम है ना 12-14 घंटे के बीच में काम करते हैं, क्योंकि कम से कम 6 घंटे सोने के लिए भी चाहिए, 6-7 घंटे। वैसे तो डाटा कहता है कि भाई आपको 8 घंटे सोना चाहिए, पर भाई अगर हम कम से कम, क्योंकि मैं खुद भी 6 घंटे की नींद लेता हूँ, तो 6 घंटे चलो सो भी गए तो बचे बाकी 18 घंटे, उसमें कुछ काम बाहर के भी करने पड़ते हैं, नहाना धोना, कुछ पर्सनल काम भी होते हैं, तो 4 घंटे उसमें लग गए, तो भाई 14-13 घंटे बचे काम करने के लिए। अगर आप पूरे दिन भी बिजी शेड्यूल के प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो कम से कम 12-13 घंटे मिलेंगे। और लोग जो है उसमें पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, उनकी बॉडी काम करना बंद कर देती है, उनका माइंड काम करना बंद कर देता है। तो वर्क जो है ना, वर्किंग आवर या फिर जो वर्क आवर्स वर्कड है वो काफी डिफरेंट है। कुछ कंट्रीज में जैसे आपने देखा होगा, वहां पे छुट्टियां कंफर्म मिलती हैं, वहां पे फिक्स होता है कि आप संडे को काम नहीं कर सकते, आप सैटरडे संडे ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, लोग काम भी करते हैं, एक्स्ट्रा सैलरी के लिए ओवर टाइम वगैरह भी करते हैं, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम से कम वर्कर में काम करवाना चाहता है ताकि ज्यादा सैलरी ना देनी पड़े, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वर्कर्स पे जो काम का लोड है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। खासकर इंडिया जैसी कंट्री के अंदर आप देख ही रहे हो क्या हाल चल रहे हैं, ठीक है। बेरोजगारी इतनी सारी है, यूं नहीं होता कि और लोगों को भी जॉब प्रोवाइड कर दो, नहीं, एक ही बंदा काम करे, चाहे 12 घंटे काम करे, चाहे 15 घंटे काम करे। फिर क्या आता है हमारे पास अगले पॉइंट में, यहाँ पे 7th पॉइंट में, इंटरनेशनल प्राइस डिफरेंसेस। अब ये इंटरनेशनल प्राइस डिफरेंसेस क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या आया, परचेजिंग पावर पैरिटी मींस इक्वलाइजिंग द परचेजिंग पावर। तो इंटरनेशनल प्राइस डिफरेंसेस है कि कई बार क्या होता है, जो प्राइस है ना वो काफी डिफरेंट मिलते हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर। मतलब कहीं पे कोई चीज सस्ती मिलती है, कहीं पे कोई चीज महंगी मिलती है, उस पर अलग अलग तरह की ड्यूटीज काम कर रही होती है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, वो सब लगा के कस्टम ड्यूटी। तो ये सारी चीजें जो है वो प्राइस डिफरेंसेस के अंदर आ जाती है। तो परचेजिंग पावर, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे कहते हैं, एक वर्ड यूज हुआ है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब ये होता है कि हमें तो अगर एक क्वांटिटी किसी गुड्स की सर्विस ही खरीदनी है तो उसके लिए हमें कितना पैसा पे करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं परचेजिंग पावर। अगर हमारे पास उतना पैसा है तो हम कैपेबल है, हमारे पास है परचेजिंग पावर से कंज्यूम करने की, वरना नहीं होगी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी मींस इक्वलाइजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ टू करेंसीज बाय टेकिंग द अकाउंट कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंसेस। इसका मतलब क्या है कि इसमें ये होता है कि परचेजिंग पावर जो है हमें दो करेंसीज को ऑलमोस्ट सेम कर देनी चाहिए, तो वो इसके अंदर आता है। पर वो भी चीज जीडीपी के अंदर नहीं आती है, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस डिफरेंसेस जो हैं वहां पे नहीं आ पाते। और हाँ, ऊपर पॉइंट जो था डिफरेंसेस इन वर्क्स आवर्स वर्कड, ये भी जीडीपी का पार्ट नहीं बनता। जीडीपी का मतलब क्या है कि कितनी प्राइस, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, किस प्राइस से बेची जा रही है, उससे हम जीडीपी निकाल लेंगे। लेकिन उससे इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक पर्सन एक कंट्री में कितने घंटे काम कर रहा है, क्या वो एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब उसकी सोशल लाइफ कैसी हो चुकी है, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा, उससे जीडीपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक और पॉइंट बनता है फिर जीडीपी की लिमिटेशन का। अब 8th पॉइंट क्या है हमारे पास जीडीपी के अंदर का, डिफिकल्टी ऑफ एक्सेसिंग ट्रू वैल्यूज। हमें कई बार जो है वो ट्रू वैल्यूज नहीं मिल पाती। ट्रू वैल्यूज का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है हमें अलग से सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कई बार बोलते हैं ना एक वर्ड, मैं भी काफी बार ये डायलॉग यूज करता हूं वीडियोस में, कि हमारे वहां क्या चल रहा है कि टैक्स लॉ सेम, यूएसए वाला, जापान वाला, ठीक है, यूके वाला, टैक्स रेट हमारे में सेम है, लेकिन पब्लिक फैसिलिटी क्या मिल रही है, बिल्कुल कलंक, है ना। पब्लिक फैसिलिटी पूरी तरीके से लैक है, ना प्रॉपर रोड्स हैं, ना प्रॉपर वाटर सिस्टम है, ना प्रॉपर, मतलब कोई भी सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से काम कर ही नहीं रहा है, ठीक है। क्राइम रेट इतना फालतू बढ़ रहा है, पता नहीं हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो क्या काम कर रहा है। तो सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट तहस नहस हो रखी है इस टाइम पे, आपको आसपास दिख भी रहा होगा इस टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये चीज देखो यहाँ पे, तो इट इज डिफिकल्ट टू कंपेयर टू कंट्रीज। दो कंट्रीज को कंपेयर करना काफी मुश्किल होता है विद वेरी डिफरेंट स्पेंडिंग ऑन द गुड्स एंड एसेट्स। हम ये देख कर कह सकते हैं कि गुड्स और एसेट पे कितना खर्चा हो रहा है, उसके बेस पे हम दो कंट्री कंपेयर नहीं कर सकते। वहीं पे देखो आप यूएसए यूके लेते हैं टैक्स, मानता हूं टैक्स लेते हैं, लेकिन टैक्स की सर्विस देखोगे कितनी अच्छे लेवल पे है, ठीक, कम से कम सर्विस तो देते हैं हायर लेवल की, कि हाँ भाई वहां पे सब कुछ एफिशिएंट वे से काम कर रहा है, प्रॉपर फैसिलिटीज हर चीज के लिए, ठीक है। वहां ये नहीं होता कि बारिश आ गई नाले भर गए, सड़क पे पानी दौड़ रहा है, ठीक है, पानी में करंट चल रहा है, अरे तो ये सारी क्या हमारी लैक ऑफ फैसिलिटीज देखने को मिलती है।
ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिफिकल्टी ऑफ एक्सेसिंग ट्रू वैल्यूज, कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारी जो जीडीपी है, क्या उसके बेस पे हमें ट्रू वैल्यूज मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही हैं। फिर क्या होता है 9th पॉइंट, हिडन इकोनॉमीज। हिडन इकोनॉमीज का मतलब क्या है कि कई बार कुछ इकोनॉमीज जो है वो अपनी वैल्यूज को छुपा लेती हैं। जैसे कि हम तो जीडीपी के बेस पे कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन कई बार फॉल्स जीडीपी तो निकाला जा सकता है ताकि कंट्री की एक्चुअल ग्रोथ दिखाई ना दे, ठीक है, एक्चुअल पैसा दिखाई ना दे। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं हिडन इकोनॉमीज। ये कई बार लोग जो हैं वो अपनी इकोनॉमीज को या तो बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं ताकि उन लोगों को दिखाई दे कि हाँ भाई इस कंट्री में जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे कंज्यूमर्स है, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो फौज दिखा सकती है। इसको हम बोलते हैं हिडन इकोनॉमीज, जो भी जीडीपी का पार्ट नहीं बनता। फिर क्या आता है हमारे पास करेंसी कन्वर्जन। अब एक करेंसी कन्वर्जन क्या है, इसमें हमारा काम करता है एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब एक्सचेंज रेट करेंसी कन्वर्जन का मतलब एक ही, देखो हम सब जानते हैं कि अगर मैं बात करूं इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए या फिर वर्ल्ड लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जनरली जो है हम लोग डॉलर को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि डॉलर जो है ना उसकी वैल्यू ऐसे हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को। जनरली हम सारी पेमेंट किसमें करते हैं, डॉलर में करते हैं। इस ये एक रीजन है कि डॉलर की वैल्यू लगातार ऊपर जा रही है क्योंकि हम ज्यादातर ट्रांजेक्शन जो है वो किसमें करते हैं, डॉलर में करते हैं, और हम ही नहीं बाकी बहुत सी कंट्रीज जो है वो डॉलर में ही ट्रांजेक्शन करती है। तो करेंसी कन्वर्जन का मतलब ये है कि हम जो है जब अपनी करेंसी को कन्वर्ट करवाते हैं दूसरी करेंसी में, ठीक है, तब जाके हम उस गुड्स को परचेज कर पाते हैं। सपोज करो मुझे यूएसए से कुछ मंगवाना है, आईफोन मंगवाना है, तो मुझे डॉलर पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना, अगर मैं यूएसए में जा रहा हूं वहां खरीदने। क्योंकि देखो अगर मैं इंडिया से मानता हूं इंडिया में जो है वो रुपीज में मिल जाएगा, रुपीज में पेमेंट जाएगी, तो टैक्स फैक्स लग क्या है इंडिया के अंदर, तो ठीक है, वहां जाकर आप कुछ चीज करोगे, ठीक है, और पेमेंट तो उनके पास भी क्या जाती है, बाद में डॉलर में कन्वर्ट होकर ही जाती है। उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, करेंसी कन्वर्जन बोलते हैं, जिसकी वजह से एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, दूसरी की बहुत कम हो जाती है, और ये चीज भी जीडीपी का पार्ट नहीं बन पाती क्योंकि इसका जीडीपी से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये भी क्या बन गया हमारा लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। तो ये 10 पॉइंट थे हमारे लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगर बड़े क्वेश्चंस में ये आया कि भाई जीडीपी के डिसएडवांटेज बताओ या फिर लिमिटेशन ऑफ जीडीपी बताओ, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, और जो पॉइंट में डिफाइन नहीं किया मैंने समझा दिया है उन्हें आप लोगों को यू बहु डिफाइन करके आना है एग्जाम्स के अंदर, बाकी आपको नोट्स के अंदर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे नई चैप्टर लेसन नंबर 4 के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किया बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।